अतुल सुभाष की घटना आपने सुनी? जी, बिल्कुल सुनी है सर। उनकी घटना जब हम न्यूज़ पे देखे और जब उसके बारे में डिटेल में पढ़े, तो ऐसे लगा कि हम उनकी घटना नहीं पढ़ रहे हैं सर, हाँ। हम अपनी घटना पढ़ रहे हैं, वह हमारी पीड़ा उनके शब्दों में हमने पढ़ी सर। दोस्तों, मेरे फ्रेम में इस समय अतुल सुभाष है। अतुल सुभाष नाम सुनकर आप हैरान हो गए होंगे, क्योंकि वो इस दुनिया में है नहीं। लेकिन अतुल सुभाष जैसे न जाने कितने लाखों करोड़ों लोग इस समय देश के न्यायालय के चक्कर लगा रहे हैं। वही अतुल सुभाष जैसे अजय यादव भी मेरे साथ हैं। अजय यादव की घटना जब मैंने सुनी तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ऐसा लगा कि ऐसा एक व्यक्ति के साथ उसकी पत्नी कैसे कर सकती है। इनकी कहानी बिल्कुल अतुल सुभाष की तरह है। अतुल सुभाष की कहानी जब आप सुन रहे होंगे, 24 पन्ने का वो नोट और उसके बाद से उनकी वीडियो जब आप देख रहे होंगे तो आप हैरान हो जा रहे होंगे। लेकिन इसके अलावा दुनिया भर में, भारत में, भारत की न्यायिक व्यवस्था में न जाने कितने जज ऐसे हैं, न जाने कितने वकील ऐसे हैं, न जाने कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो अपने पति को, अपने बगल वाले को और अपने साथी को प्रताड़ित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। हम अजय यादव से बात करेंगे। अजय यादव के साथ भी भविष्य में वही स्थिति हो सकती थी, अजय ने बताया। लेकिन अभी अजय यादव जीवित हैं, इसलिए अजय यादव अपनी व्यथा बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अतुल सुभाष की घटना आपने सुनी? जी, बिल्कुल सुनी है सर। उसी तरह की घटना जब उनकी घटना जब हम न्यूज़ पे देखे और जब उसके बारे में डिटेल में पढ़े, तो ऐसे लगा कि हम उनकी घटना नहीं पढ़ रहे हैं सर, हाँ। हम अपनी घटना पढ़ रहे हैं, वह हमारी पीड़ा उनके शब्दों में हमने पढ़ी सर। लेकिन क्या करें, हम नहीं कुछ कर सकते सर, हम बेबस हो चुके हैं, क्योंकि आजकल की जो न्याय व्यवस्था है ना सर, पूरी तरह व्यावसायिक हो चुकी है सर। आप न्याय के लिए जाते हैं, लेकिन मैं भी सर शहर में वहाँ पढ़ा लिखा हूँ, तो मुझे लगता था कि जब हम न्यायालय में जाते हैं, वहाँ जो अधिवक्ता होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, वो बातें हमारी सुनेंगे और जो न्यायपूर्ण तरीके से फैसला लेंगे। लेकिन सर ऐसा कुछ नहीं होता सर। न्यायिक व्यवस्था से आप परेशान हैं? जी, बिल्कुल सर। अजय, आज सर मैं लगभग 6 साल से मेरे ऊपर दहेज प्रथा का केस चल रहा है। अजय जी, आप अपनी कहानी और बड़े इत्मीनान के साथ शुरू से बताइए कि कैसे क्या होता है। जब हम आपकी कहानी सुने तो हैरान हो गए कि 2006 में आपकी शादी होती है, 2019 पे आप पे मुकदमा दर्ज किया जाता है और आपकी पत्नी को तब याद आता है कि आपने दहेज उनसे लिया है। तो ये कैसे जब 2 बच्चे मेरे हो गए हाँ। और इतना समय बीत गया उसके बाद आपकी पत्नी को याद आता है कि आपने दहेज लिया, उसके बाद से क्या क्या होता है, सारी चीजें मुझे बताएं। आपने कॉल रिकॉर्डिंग संबंधित जो भी अपने पत्नी की कहानियां हैं जो ही रखें, ताकि ये बातें समाज देखे और शायद ये वीडियो जुडिशरी सिस्टम भी देखे। और शायद मैं अपनी न्यायपालिका व्यवस्था जो हमारे देश में सर्वोच्च है उस पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन उसको भी कुछ ह्यूमन ही ऑपरेट करते हैं, तो उन लोगों के नजर में आए कि न्यायिक व्यवस्था से एक आम आदमी जिसके पास एक हाथ भी नहीं है, मैं देख रहा हूं आपके पास एक हाथ भी नहीं है, और वो परेशान है। जी सर, ये बिलो एल्बो एम्पुटेड है सर। जी, तो आप अपनी बातें शुरू से रखिए सुभाष जी, अजय जी। सर जी सर, कह सकते हैं अभी नाम तो सिर्फ अलग है, लेकिन काम सेम है सर। अतुल जी को हम भी बहुत याद कर रहे हैं और हमें भी दुख हो रहा है कि उनके साथ ऐसा हुआ। तो मैं अपनी बात बताऊं कि ये 2006 में हमारी शादी करा दी गई। लगभग काफी यंग एज थी हमारी जी। तो उसके बाद शुरू में तो हमने नकारा, लेकिन पारिवारिक दबाव की वजह से हो गई शादी। तो हमने उसको, दरअसल हमारे साथ ऐसा रहा है, जो चीजें हमें लगती हैं गलत है तो पहले हम उसका विरोध करते हैं, लेकिन जब आ जाती है तो स्वीकार कर लेते हैं, नहीं तो जीवन कठिन हो जाता है सर। हाँ। तो हमने शादी को स्वीकार कर लिया, आगे चलने लगे। हमें ये कहा गया कि देखिए आपका भी एक हाथ नहीं है, और जो हमारी मोहतरमा थी उनका विजन में सर थोड़ा वो था, उनकी जो आईज थी वो साइज छोटी बड़ी थी। अच्छा, अच्छा। लेकिन घर वाले कहते थे देखने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, बरोबर वो देख लेती हैं। जी। हमने कहा ठीक है, मुझे एक हाथ नहीं है, शायद वो मेरा हाथ बन जाएंगी, और उनकी आंख में समस्या है, मैं उनकी आंख बन जाऊंगा, हमारा जीवन ऐसे चल जाएगा। तो समय बीतता गया, तो कुछ समय बाद ऐसा लगने लगा कि मतलब उनको मेरे घर पे अच्छा नहीं लग रहा है। वो मेरे घर पे मतलब ऐसे
ताना मारती थी कि अरे इनके यहाँ पे इतने जानवर हैं। गाँव है सर, जानवर तो रहते हैं, गाय भैंस हम लोग रखते हैं, दूध का हमारा व्यवसाय भी होता है। तो उस चीज का ताना मारती थी और कहती थी कि मेरे पिताजी जो थे फॉरेस्ट ऑफिसर थे, बहरिया ब्लॉक में थे, मैं हमेशा वहीं रही रहा हूँ, मुझे गाँव का ये सब पसंद नहीं। तो मैं उनको कहता था अगर आपको नहीं पसंद है तो आप शादी से पहले तो सारी जानकारी आपको थी, ठीक है, रहिए, धीरे-धीरे सीखिए, मतलब आप जहाँ रहेंगी जिस माहौल में ढल जाएँगी। तो चीजें ऐसे चलती रही, उनका मतलब थोड़ा झगड़ालू स्वभाव की थी, लेकिन हम टालते जाते थे, जाने दो। घर वाले भी बोलते थे जाने दो, आए दिन धीरे-धीरे झगड़े क्या अभी। झगड़े होते रहते थे। हाँ, झगड़े सर अब क्या बोलूं, झगड़े तो ऐसे हैं, मतलब शुरू-शुरू में ही उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि कोई मुझे अगर काम के लिए दबाव डालेगा, तो देखो मैं पुलिस थाने चली जाऊँगी। तो लोगों ने मजाक, काम का मतलब? काम दरअसल वो शहर में रही थी, तो बोलती थी यहाँ गाँव का जो काम है, ये सब हमसे जमेगा नहीं। अच्छा, मतलब काम करने के हाँ, नहीं चाहती थी वो, तो काम करना। हमने कहा कि आपको अभी तो कोई बोल भी नहीं रहा, आप अभी नए-नए आए हो, तो जब ये आगे आएगा तो देखा जाएगा। शुरुआती दिनों की बात थी। हाँ, उसके बाद तो क्या ऐसे होता है? चलते रहा, तो दरार कहाँ चलते से रहा पैदा हुई? ऐसे। हाँ सर, दरार कहाँ से पैदा हुई? शादी के समय ही मतलब हमारा वो था, तो फिर बच्चा भी जो है सर, पहला बच्चा हमें जल्दी हो गया, 2007 में हमें मतलब पहला पुत्र पुत्र की प्राप्ति हुई हमें। तो उसके बाद जो वहाँ मतलब वो अपने ससुराल में ही उन्होंने डिलीवरी कराई थी। पहले डिलीवरी लोग जनरली अपने यहाँ कराते हैं, उनको थोड़ा वहाँ कम्फर्ट रहता है। तो जो भी हमारी तरफ से हम अपनी क्षमता के अनुसार हमने उनको खर्च दिए, बाकी भाई उनके मतलब पिता थे, उन्होंने भी वहाँ सहयोग किया। उनके पिता जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे, बहरिया ब्लॉक में वो रहते थे। तो वहाँ बोले हमारे यहाँ सुविधा है, यहीं हम डिलीवरी करा देंगे। हम बोले कोई बात नहीं। तो डिलीवरी हो गई, उसके बाद आगे फिर बच्चा बड़ा हुआ, फिर उसके कुछ लगभग 3 साल के अंतराल के बाद हमारा दूसरा भी बच्चा पैदा हुआ 2011 में। तो हमारा ऐसे ही चलते रहा सब कुछ। लेकिन धीरे-धीरे उनके मतलब हम देख रहे थे, उनकी जो मतलब उनका व्यवहार जो था, वो बदलते जा रहा था। कि वो हमेशा फ़ोन पे लगी रहती थी, इधर-उधर बातें वो करना। हम उनको टोकते थे कि आप हमेशा फ़ोन पे ही आखिर लगी रहती हो। घर का कुछ तो काम हो, जब तक आप उसको कोशिश नहीं करोगी तब तक सीखोगी कैसे? तो वो ऐसे मतलब हमें उल्टा जवाब देती थी। और फिर हमने उनके घर पे शिकायत की, तो घर वाले आए, इवन कुछ लोग मिल के आए, क्योंकि उनके बड़े पापा प्रधान थे और उनके पिताजी फॉरेस्टर ऑफिसर थे। तो और साथ में 2-4 लोगों को अपने घर से लेके आए। तो हमारे यहाँ बोले हम पंचायत करने के लिए आए हैं। हम बोले क्या बात है? तो कहते हैं कि आप हमारी बेटी को सता रहे हो, वो फ़ोन पे इधर-उधर मान लो अपने मतलब जो रिश्तेदारों से बात करती है, तो आप उसको बात नहीं करने देते हो? हम बोले कि सर वो दिन भर मतलब बाबूजी वो दिन भर बात करते रहती है, मतलब कुछ समय होता है कि आप कुछ समय बात कीजिए, बाकी अपना काम धंधा कीजिए, और भी चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, सगी चचेरी मिला के उसकी 18 से 19 बहनें हैं। अगर मतलब एक की भी खबर ले रही है 5 देश में, थोड़ा समय तो जाएगा। तो हमें ही मतलब उल्टा वो जलील करके और अपनी बात रख के चले जाते थे। तो हम बोले ठीक है, लेकिन हम तो भाई उनके साथ रह रहे थे ना, हम लगातार देखते थे कि मतलब ये सब चीज़ें उनकी होती थी। तो फिर हम पूरा समय मतलब गाँव में भी नहीं रहते थे और मुंबई रहते थे, तो उनको मुंबई भी लेके गए थे। तो मुंबई में भी उनका व्यवहार वैसा ही था, बीच में झगड़ा की, वो फिर अपनी सिस्टर के यहाँ चली गईं। तो उसके बाद वहाँ से फिर गाँव आ गए। बोले ठीक है, जहाँ आपको अच्छा लगे आप रहिए। तो ऐसे ही चलते रहा सर। हम चाहते थे कि हमारा ये है कि अब शादी हो गई है, बच्चे हैं, धीरे-धीरे शायद मतलब हम तो इसी उम्मीद में थे कि मतलब सुधर जाएँगी, वो चीज़ों को स्वीकार कर लेंगी और हमारे साथ रहने लगेंगी। बस उसी उम्मीद में हम सर थे। लेकिन हम इसी उम्मीद में रहते-रहते धीरे-धीरे हम सर डिप्रेशन में भी रहने लगे थे। लगभग 2013-14 से हमारे ऊपर मानसिक बहुत दबाव रहता था, क्योंकि आदमी बाहर से कैसा भी दिखता रहे, मैं बहुत खुशमिजाज था, लेकिन अंदर से वो दुःख होता था कि हमारा जो पार्टनर है, वो ऐसा है। मैं सर मुंबई में था, तो मतलब जो है ग्रेजुएशन तो मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस किया, 12th तक कंटिन्यू पढ़ाई किया था। उसके बाद डिप्लोमा इन सोशल वर्क भी किया, मुझे भी सोशल वर्क में इंटरेस्ट था। तो मैं एनजीओ में भी काम करता था डिसेबल्स के लिए, प्लस ये विमेन एम्पावर के लिए मैं काम करता था। तो वहाँ मैं करता था, तो लोगों के लिए करता था, लेकिन मुझे दुःख होता था कि मैं लोगों के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मेरा परिवार वो है, मैं वहाँ बदलाव नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं इनसे लगातार बातें करता था कि ये चीज़ें क्यों आप ऐसा कर रही हैं, ये सब।
हो जाए, तो वो मुझे हमेशा उल्टा जवाब देती थी और झगड़ जाती थी। मैं बोला ठीक है, मतलब अब तो बच्चे धीरे-धीरे बड़े हो जाएँगे तब शायद इनको मतलब सद्बुद्धि आ जाए। ऐसे ही चलते रहा। तो मैं वहाँ पे मैराथन रनिंग करने लगा था, मेरा स्पोर्ट्स की तरफ काफ़ी झुकाव था। तो मैं महाराष्ट्र की तरफ से 2018 में महाराष्ट्र को नेशनल में प्रेज़ेंट कर चुका हूँ, पैरा ओलंपिक में पंचकुला गया था। और उसके अलावा भी आप मुंबई में आप देखेंगे सर, काफ़ी सारे मैराथन्स और रनिंग इवेंट्स होते रहते हैं। तो उसमें पार्टिसिपेट करता था, लोगों से काफ़ी सहयोग भी मिला, जो रनर्स कमेटी थी, और लोगों का प्यार भी मिल रहा था। तो वहाँ मैं इवेंट भी ऑर्गेनाइज़ करने लगा था सर। एक कंपनी थी डिकैथलॉन स्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो उसके साथ मैं काम कर रहा था और मैं इवेंट भी कराने लगा था, प्लस हमारी रोजी-रोटी चल रही थी सर। एक बड़ा बच्चे को मैं वहाँ बुला लिया था, मुंबई में पढ़ रहा था मेरे साथ। मुंबई में सर मैं थाने में रहता था, थाने सिटी में। तो एक बड़ा बच्चा वहाँ था, छोटा बच्चे की यहाँ पढ़ाई चल रही थी। ये दरार कहाँ से आनी शुरू हुई? आपने कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह बात बताई थी, कैसे हुआ? हाँ सर, बस वही जा ही रहा था। तो ये सब चीजें चल ही रही थी 2019 में सर। सबसे बड़ी समस्या 2019 में ये मतलब हुई थी, जब मेरे छोटे भाई की शादी थी। हम मुंबई से यहाँ आए। तो उस वक़्त भाई की शादी तो मतलब हमारी जो भाई की शादी थी वो 21-20 मई में थी 2019 में। तो और उसी समय मतलब इनका जो एक स्मार्टफ़ोन ये यूज़ करती थी, इनकी माताजी ने दिया था। तो वो बिगड़ा हुआ था। तो वो बोल रही थी कि मेरा फ़ोन है ऐसा बिगड़ा हुआ है, तो हम भाई बनवा दिए उसको ले जाके। और आदमी जब फ़ोन बनवाता है तो उसका मतलब चेक करता है ना, म्यूज़िक कैसी चल रही है, क्या नहीं, कैमरा कैसा है। तो मैं ऑन किया म्यूज़िक, तो म्यूज़िक में कॉल रिकॉर्डिंग थी, वो चलने लगी। तो दरअसल स्मार्टफ़ोन है, इनको पूरी तरह नहीं आता था चलाने, वो पता नहीं कैसे कॉल रिकॉर्डिंग ऑन थी सर। वो मेरी किस्मत है या जो भी कहें सर। तो मैं वो सुना और मुझे बहुत सरप्राइज़ हुआ काफ़ी। कैसी कॉल रिकॉर्डिंग थी आपकी पत्नी की? सर कॉल रिकॉर्डिंग ऐसी थी कि मतलब वो बात कर रही थी, तो वो सामने से कह रहा था कि अरे सही से दिखा नहीं मेरा बॉडी, ये पार्ट दिखाओ, ऐसे करके उजाले में दिखाओ खोल के। तो ऐसा-वैसा ये सब बातें थी सर। मैं आपको क्या बताऊँ सामने से। मैं तो यही कहूँगा, आपको रिकॉर्डिंग देता हूँ सर, आप सुनिए। कहने में सर अच्छा नहीं लगता। कुछ चीज़ें जो होती हैं करने के लिए अच्छी होती है, कहने में अच्छी नहीं लगती। मतलब अन्य पुरुषों के साथ उनके संबंध थे? जी। बिल्कुल। और इवन यहाँ तक थे कि मतलब वो पहले वो करती थी, फिर उनसे बातें करने लगती थी, उसके बाद उनसे मिलने के लिए जो है वो करती थी कि हम यहाँ आएँगे मिलने के लिए, आप हमें मिलना साथ में। तो दरअसल ये कॉल रिकॉर्डिंग सब आपने सुनी थी? जी, बिल्कुल सर, क्योंकि जब मुझे एक सुनाई दी तो मैंने दरअसल उनका फ़ोन सर काफ़ी पुराना हो चुका था। तो सारी कॉल रिकॉर्डिंग मैंने अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र कर ली। अच्छा, वो सारी कॉल रिकॉर्डिंग आपने सुनी? हाँ, शादी के बाद हमने इत्मीनान से जब मैंने सुना 10-20 कॉल रिकॉर्डिंग, तो मुझे समझ गया कि पूरा रिकॉर्डिंग क्या है। वो भी तो सिर्फ उसमें 1.5-2 महीने की रिकॉर्डिंग थी। कुछ एक पुरुष शामिल थे या कई पुरुष शामिल थे? सर आवाज से आपको मैं बताऊँ, कम से कम 4 से 5 लोगों से एक ही बार में बात करती थी। और सोचिए, ये पढ़ी-लिखी नहीं थी, शिक्षित नहीं है ये। लेकिन इनका टैलेंट इतना अच्छा था, फ़ोन पे ही बोलती थी, अरे भैया हम पढ़े-लिखे नहीं हैं, लेकिन बड़े-बड़े पढ़े-लिखों को हम नचा सकते हैं। और 4-5 लोगों से घुमा-फिरा के बात करती थी। यहाँ की अपने पिताजी से एक बार बात कर रही थी, दरअसल फ़ोन आता है तो फ्लर्टिंग करती थी, इस टाइप की बातें करती थी, कुछ अश्लील बातें? चैटिंग नहीं करती थी सर। दरअसल लोग बोलते थे कि आप चैटिंग करो, तो ये बहाने मार देती थी, हमें चैटिंग करना पसंद नहीं। दरअसल ये चैट नहीं कर सकती थी, क्योंकि क्या है, पढ़ी-लिखी नहीं है तो चैट क्या करेगी। लेकिन कॉल बरोबर करती ही थी। इवन रात को 2-2 बजे दरअसल सर मैंने जब कॉल जब रात में 2-2 बजे तक ये बात करती थी तो आप कहाँ रहते थे? हाँ सर, मैं मुंबई में था ना सर। अच्छा, ये जौनपुर में मतलब आप कहाँ रहती थी? ये घर में थी ना जौनपुर में। दरअसल क्या है ना सर, यहाँ पे रोजगार के उतने अवसर नहीं है, तो मैं मुंबई में अच्छा, आप मुंबई में रोजगार करते थे और आपकी पत्नी जौनपुर में रहती थी? जी, यहाँ पे रहती थी और फोन के माध्यम से उनके कई लव अफेयर थे? जी, काफी। तो जब ये लव अफेयर के बारे में पता चला तो आपने क्या किया? मैंने उनको कहा कि आप ये क्या, पहले मैंने उनसे ही पूछा, क्योंकि जो आदमी कर रहा है, क्योंकि मेरे सबसे करीबी वही हैं। मैं उनको बोला आप ये क्या कर रही थी? बोले कुछ नहीं, बस ऐसे ही
हंसी मजाक करते थे। मैं बोला ये हंसी मजाक है, आप उससे अपना बॉडी पार्ट दिखा रही हो, उसका बॉडी पार्ट देख रही हो, उससे मिलने के लिए कह रही हो। इनके एक दो रिलेटिव थे, जैसे इनकी एक सिस्टर, बड़ी सिस्टर हैं, हाँ हाँ उनका भांजा था, हाँ लव कुश नाम है उसका। हाँ तो वो आता था, मतलब दरअसल तो क्या करता, ये ना दवा के बहाने या किसी बहाने उसको बुलाती थी हम्म और जहाँ चाहे वो जाती थी। हम्म कहती थी कि अरे मैं बीमार हूँ, जा रही हूँ दवा लेने, आप लोग तो मुझे लेके नहीं जाते, और वो चली जाती थी। अच्छा, उसके और साथ। रिकॉर्डिंग में मैंने हाँ, और कॉल रिकॉर्डिंग में मैंने क्या सुना हाँ कि उसको कहती थी अरे यार तुम वहाँ आना, हाँ हमारा जो लवकुश है हाँ वो काफी अच्छा है, हम लोग का काफी फ्रेंडली वो है, हाँ वो आएगा मुझे छोड़ देगा और कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, तो हम लोग घूम लवकुश के उनकी चले आएंगे। मदद करता था, अफेयर तमाम थे। जी तो जब ये बिल्कुल। अफेयर पता चला तो आपने उनसे बातचीत की इस विषय पे? मैंने उनको कहा कि देखिए आपके पिता, घर वालों को मैं हमेशा बुलाता था और कहता था, हम्म लेकिन उन लोग मेरी बात नहीं मानते थे। हम्म अब बताइए ये आप किससे बात कर रही हैं? क्या अपनी बहनों से बात कर रही हैं? हम्म तो मैं ये बात आपके घर वालों से कहूंगा, तब इसके लिए वो आपस में बुलाऊंगा तो पंचायत। उसके बाद क्या तो हुआ? उन्होंने कहा कि ठीक है आप बुला लीजिएगा। तो अगले दिन वो बोलती हैं, मतलब उनके भाई का फोन आया हम्म कि बोलते हैं कि अरे भैया यहाँ पे पूजा है हमारे यहाँ, हाँ एक दिन के लिए आने दीजिए। उसके बाद हम बोले कि अरे हमारे भाई की शादी हुई, उसकी चौथी जाने दो फिर वो हम्म, करेंगे। बोले अरे आने दो, एक दिन की बात है, हम वापस भेज देंगे। हाँ तो बच्चों को और अपने आप खुद लेके, अपने गहने वहने लेके हम ध्यान नहीं दिए, हाँ वो सब अपना लेके चली गई। दरअसल हम लोग शादी का वो था माहौल, तो हम लोग इधर उधर सामान ही अपना हाँ पहुंचाने में वो सब करने में लगे हुए वो थे। चली जाती हैं ये तो बात उनको सुनते ही। हाँ, तो हाँ हमें पता चला कि उनके भाई आए थे, उनको लिया के और दोनों बच्चों को लेके गए। ठीक है, उसके बाद क्या हम होता बोले है? ठीक है। हम्म तो उसके बाद देखिए 2 दिन बीत गया, नहीं आए। तो हम्म हमने बोला अरे क्या हुआ? हम्म तो वहां से कहने लगी कि जो कॉल रिकॉर्डिंग है मेरी सब डिलीट कर दो, हम्म नहीं तो अच्छा नहीं होगा, मैं ऐसा कर दूंगी वैसा कर दूंगी, पुलिस थाने जाऊंगी, सबको फंसा दूंगी। हम्म मैं बोला आप अपने पिताजी को बोलिए और जो 4 लोग हैं उनको लेके आइए, यहाँ पे बात करते हैं कि आप मेरे घर पे कर क्या रही हैं। हाँ तो उनके पिताजी को कॉल लगाया, बात किया, तो वही बोल रहे हैं अरे जो बेटी बोल रही है उसकी बात मानो, हम्म नहीं तो बहुत बुरा होगा, हम्म और ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, आप हमें बता रहे हो, हम हम्म कुछ नहीं सुनेंगे। हम्म और तो उन्होंने, मैं बोला ठीक है सर, आप बाबूजी आपको जो लग रहा है सही आप वो कीजिए। हम्म तो हमारे घर पे पुलिस आती है मछली शहर थाने से, वो बोलते हैं कि आपकी जो वाइफ है वो रपट लिखाने आई है, एफआईआर आपके खिलाफ, ऐसा ऐसी बात है। हम्म तो हम बोले ठीक है, चल के देखते हैं। तो वहां गए, तो इसको थोड़ा हम बोले सर जल्दी ऐसी जल्दी कोई, जल्दी जल्दी में, मतलब थोड़ा शॉर्ट में हाँ बताइए हमें। हाँ ठीक है ठीक है। तो वहां पे गए तो सर बोले कोई बात नहीं है, तो यहाँ मछली शहर में उनकी रपट जो है नहीं लिखी गई। हम्म उसके बाद वो चले गए पवारा थाना। पवारा थाना में उनके पिता, बड़े पिताजी जो थे, हम्म वो मतलब उनका काफी आना जाना था, क्योंकि वो प्रधान थे वहां के क्षेत्र के। हम्म तो वहां पे उनकी जान पहचान अच्छी थी, तो उन्होंने वहां पे एफआईआर मेरे खिलाफ लिखा दिया 498 की, 498। और 523 हाँ और वो 323 से क्या, हम्म तो ये धारा मुझ पे लगा दी गई। हाँ और फिर वो केस चलने लगा। हम्म तो फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे आफ्ताब आलम जी, हम्म तो वो मेरे यहाँ आए कि आपके खिलाफ ये एफआईआर हुई, ऐसा ऐसा है। पूरे घर वाले, मतलब जो थे हम लोग 4-5 हम्म लोगों को वहां बुलाए, लोगों का आई कार्ड वगैरह लिए, वो सब लिए, और बोलो ये सब देखो बहुत गलत हुआ है। और हमने कहा सर गलत क्या, हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग, उन्होंने ऐसा कर रही थी और फिर हमारे ऊपर सब झूठा आरोप लगाए हैं, नहीं तो आप हमारे आसपास वालों से चल के पूछिए। उसमें लिखाया क्या है उन्होंने एफआईआर में, कि मुझे मारते पीटते हुए मेरे बच्चों को भगाए, और कैसे तो हम जान बचा के भागे। हाँ और ऐसा FIR आपने में जो किया था, तारीख, मारता पीटा था आपने? सर मैं तो था ही नहीं जब वो यहाँ से गई। हाँ और तारीख उन्होंने वो लिखवाई जिस तारीख को हम मतलब गए थे बारात में। हाँ हम कहे सर इस दिन तो हमारे पास देखिए प्रूफ है, हम भाई की शादी में गए थे, और हम आए 12 बजे हैं, और ये कह रही हैं कि 10 बजे हमें मारपीट के तो भगा वो दिए। एफआईआर आपके ऊपर लिखी गई, उसके बाद क्या हुआ? तो आईओ जो थे उन्होंने उतना हमें सपोर्ट नहीं किया, वो उधर से पता नहीं उन्होंने पैसे लिए क्या लिए, वो बोले ठीक है हाँ जो भी है आगे देखेंगे, उसके ऊपर जांच करेंगे। जांच करने मेरे घर पे आते थे यहाँ, तो मैं उनको रिकॉर्डिंग सब दिखाया, बताया, और उनको बोला कि इनकी कॉल रिकॉर्डिंग निकाली जाए, कॉल डिटेल सीडीआर। हाँ तो बोले ठीक है निकालेंगे, उसके लिए पैसा लगेगा। हाँ तो मैं उनको वहाँ कुछ पैसे दिया, भाई मुझे लगा लगता होगा, हाँ हाँ लेकिन वो
अगली बार आए तो फिर उनको मैं बोला सर आप कॉल रिकॉर्डिंग निकाले, चेक किए, बोले अरे समय लगता है, वो ऐसे ऐसे टालते रहे हाँ, हाँ। और मुझे मतलब और पैसे लेते रहे, लगभग 20 से 25 हजार रुपए उन्होंने लिए, कोई कॉल रिकॉर्डिंग नहीं निकाली। और बीच में कोविड का समय सर आ गया था, तो लोगों से ज्यादा कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो मुझे पता चला कि मेरी जो चार्जशीट बन के है अभी सीओ ऑफिस में चली गई है। हाँ। तो सीओ ऑफिस मछली शहर में गया, तो वहां कोई सिंह साहब थे उस वक्त, नाम नहीं याद आ रहा। तो उन्होंने कहा कि क्या बात है, तो मैंने कहा कि सर ऐसी सी बात है, मेरी चार्जशीट यहाँ आई है जिसमें मेरी वाइफ है, मेरे ऊपर झूठा केस हुआ है, जो कि मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है उनकी। तो सीओ साहब ने एक ही शब्द में मुझे जवाब दिया और मुझे पूरा आंसर मिल गया। उन्होंने कहा देखिए क्या है ना जय, आपने शादी की वही आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपने शादी की, ये गलती की। हाँ हाँ हाँ, तो मुझे वहां से जवाब मिल गया, फिर मैं चला गया। मैं फिर यहाँ मछली शहर पुलिस थाने गया, तो वहां कहा कि सर मुझे मतलब रिपोर्ट लिखवानी है क्योंकि मेरी वाइफ ने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं और ये लगाया है। तो विजय दरोगा जी थे, उन्होंने कहा कि आप ये नया केस मत लिखवाइए, वो केस है जब कोर्ट में जाएगा वहीं अपनी बात रखिएगा, वहां आपका भी सुना जाएगा, उनका भी सुना जाएगा। अब मुझे सर कानूनी प्रक्रिया के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, अब जो वो बोलेंगे मुझे लगा सही बोल रहे हैं, तो मैं इंतजार करने लगा। तो वहां से मीडिएशन के लिए आया नोटिस, तो मैं मीडिएशन में जाने लगा। तो मीडिएशन में जाता था तो वही बात मैंने वहां पे भी रखी थी, लेकिन मुझे घुमा फिरा के एक बात पूछी जाती थी, आप वाइफ को लेके जाना चाहते हैं कि नहीं लेके जाना चाहते? तो आप जाना चाहते हैं कि नहीं? मैं उनको कहता था मैंने भगाया ही नहीं है, तो मैं क्यों नहीं लेके जाना चाहता हूँ। लेकिन वो गई हैं, जो आरोप लगाए हैं, कृपया उसकी जांच कर लें, क्योंकि एक बार हमने मारपीट के भगा दिया है, आप अगर जांच नहीं करेंगे तो वापस उनके साथ वो घटना हो सकती है। तो पहले उसकी तथ्य मतलब जो तथ्य है उसको जांच तो लो कि ये सही है कि नहीं, मारा पीटा है तो हमारे ऊपर कार्रवाई कीजिए। तो आपको न्यायपालिका से क्या मदद मिली? न्यायपालिका में जब आप गए तो वहां क्या मदद मिली? न्यायपालिका में सर मदद के नाम पे कुछ नहीं, आपका पूरा सुनेंगे, आप कितने भी प्रमाण दे दो। मैंने कॉल रिकॉर्डिंग दे दी और जो भी मतलब बच्चे मेरे साथ रहते थे, मैंने शादी की डिटेल दे दी कि जब घटना हुई उस वक्त मैं शादी में था। ऊपर से सर दो चीजें हुई हैं, एफआईआर की जो डेट इन्होंने डाली है वो 21 मई 2019 डाली है, लेकिन जो मेंटेनेंस और डोमेस्टिक वायलेंस की डाली है सर 2017 डाली। इसके बारे में मैंने इंक्वायरी किया, ऐसा कि इन्होंने क्यों किया, बोले उन्होंने डेट पीछे की इसलिए डाली है ताकि तब से आपको जो है मेंटेनेंस और वो देना पड़ेगा। तो मेंटेनेंस देते हैं? अच्छी बात है जी। मेरे ऊपर सर एक तरफा पहले मेंटेनेंस चार्ज लग गया था 125 का और डोमेस्टिक वायलेंस का भी लग गया है सर। तो मैं वहाँ दीवानी कोर्ट में 125 के लिए मैंने रिवीजन के लिए फाइल किया, तो वहां पे मुझे कुछ 20,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ा सर। तो 20,000 रुपए मैंने जुर्माना भरा और उसके बाद फिर जो है मेरी 125 की जो है मेरिट पे सुनवाई हुई, मैंने सारी डिटेल दी, उन्होंने अपनी बात कही। ऊपर से वो अभी यहाँ सतरिया कंपनी में काम कर रही थी, मैंने उनको वो भी बात बताया सर वो सतरिया में काम कर रही हैं और मैं फिलहाल जॉबलेस हूँ। उसके बावजूद मेरे ऊपर जो है फाइनल आदेश में सर 125 में मुझ पे मतलब 4,000 रुपए जो है मेंटेनेंस लगा दिए गए। और घरेलू हिंसा का जो केस है यहाँ हमारा मतलब सर ग्राम न्यायालय में आया हुआ है। अभी हर गांव में ग्राम न्यायालय सर बनाई गई, तो ये ग्राम न्यायालय क्या सर ये एक मतलब छोटा छोटा व्यवसायिक केंद्र बना दिया गया है। वहां पे तो और मतलब महंगा हिसाब है। तो वहां पे मुझे महंगा हिसाब है मतलब वहां जाओ तो यही है सर कि इनको 25 की जगह 50 रुपए दो, अरे वो फाइल आपकी नहीं देंगे इस काम के लिए। दीवानी कोर्ट में वो थोड़ा मान लो चल जाता है, लेकिन ये छोटी अदालत है, लेकिन यहाँ और महंगा है। बोला ठीक है, तो वहां मैंने एक अधिवक्ता किया हुआ था कि यहाँ पे भी एक तरफा वो हुआ है, इसकी जो है आप रिवीजन करवाइए। तो वो बोलते थे हाँ हम कर रहे हैं इंक्वायरी कर रहे हैं, सारी चीजें आपकी हो जाएगी, अजय आप डरना नहीं, बेफिक्र होके रहो। हम बोले ठीक है। तो 8-10 महीने हो गए, तो मुझे वारंट आता है कि अजय आपके खिलाफ वारंट आया है और आप। मैं बोला वारंट कैसे, मैं तो हाजिर ही हूँ, और अधिवक्ता जी मुझे हमेशा बोलते थे आप आगे बात चल रही है। तो आगे पता चला वो अधिवक्ता जी जो थे वो लड़की पक्ष वालों से मिले हुए। मैं बोला अब क्या करूँ मैं, या तो मैं अधिवक्ता के खिलाफ लड़ूं या फिर जो अपने ने केस किया उसके खिलाफ लड़ूं। तो मैं बोला जाने दो, मैं दूसरे किसी से देखता हूँ। और फिर न्यायाधीश महोदय के सामने गया मैं, मुझे हाजिर किया गया।
तो न्यायाधीश महोदय से मैंने यही कहा कि सर मैं 2019 से जॉबलेस हूँ, जब से इन्होंने मेरे ऊपर केस हुआ हुआ मैं कंपनी नहीं ज्वाइन कर पाया, मेरा काम छूट गया और मैं यहाँ पे एफआईआर के चक्कर में यहीं रुक गया हूँ। और जो मेरा जो व्यक्तिगत खर्च है, वो भी मेरे भाई या पिताजी किसी से माँगना पड़ता है, मैं दूसरों पे आश्रित हो चुका हूँ। और मेरा हर महीने 1000 रुपए जो है विकलांग पेंशन आती है, बस उसी से मेरा खर्च चल रहा है। और रही बात बच्चों की, आप बच्चों को भेज दीजिए सर, उनको हम अपनी क्षमता के अनुसार पढ़ाएँगे, लिखाएँगे। और इनकी बात है तो सर केस चल ही रहा है, उसकी जाँच करवाइए, जो चीज़ सही है, अगर हमने अपराध किया है तो हमें सज़ा मिले और नहीं किया है तो फिर उनसे जवाब माँगा जाए। तो अधिवक्ता साहब ने मतलब न्यायाधीश महोदय ने कहा कि जब आप कमाते नहीं हो, तो थोड़ा अलग टोन में कहा, सर पता नहीं वो बात मुझे पसंद नहीं आई। अब सर देखिए मैं मुजरिम तो हूँ नहीं, एक आम इंसान हूँ, एक महिला ने मुझ पे आरोप लगाया है, मेरी पत्नी ने ही, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया है। लेकिन न्यायाधीश महोदय ने एक कठोर शब्द में कहा, जब तुम कमाते नहीं हो तो बच्चों को मेंटेन कैसे करोगे? मैंने कहा सर आपकी भी बात सही है, मैं मेंटेन, लेकिन मैं जैसे सब खा पी रहे हैं, सबका पालन पोषण हो रहा है मेरे घर पे, क्योंकि मेरे घर परिवार में और भी लोग हैं, वैसे मेरे बच्चों का भी होगा, क्योंकि आखिर मेरे बच्चे हैं, कहीं न कहीं से तो उनका होगा ही गुजारा। तो लेकिन उन्होंने बोला ठीक है हम देखते हैं, तो हम बाहर आ गए। उसके 10 मिनट बाद एक वो आता है, उसमें लिख के आता है कि ये जो है 8000 रुपया महीने का देने में सक्षम है, लेकिन दे नहीं रहे हैं और इसके लिए इनको जो है 30 दिन के लिए कारावास के लिए भेजा जा रहा है। फिर मैं बोला सर ये कैसा न्याय है? अगर मैं जॉबलेस था तो आपको जॉब देना चाहिए तो था आप 30 कि दिन आप के मुझे लिए जेल में चले जाते हैं। जी सर। जेल फिर मुझे 5 अगस्त को जेल भेज दिया गया। हाँ, 5 और मैं यही कहता रहा कि सर मेरी बात सुनी जाए, ये एक तरफा फैसला है। हाँ। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना, ठीक है, और मुझे जेल भेज दिया गया। तो मैं वहाँ पे था सर, जेल से ही जो है मेरा ये जो है सर्वाइकल का मेरा इश्यू हुआ है। क्योंकि एक हमको हॉल में रखा गया था, लगभग 90-95 लोग उसमें रहते थे। एक तरफ आप एक करवट सो गए तो दूसरी करवट सो नहीं पाते, और सब मुजरिमों के बीच में। आप मानेंगे नहीं सर, एक सीधे-साधे आदमी को मुजरिम बनाने का बहुत ही शान तरीका है। क्या तरीका है? 498? जी, 498 में ये सब सारी चीज़ें कीजिए, मेंटली हरास कीजिए, उसके बाद जेल भेज दीजिए और फिर वहाँ लोगों के बीच में रह के आप धीरे-धीरे उस प्रवृत्ति के हो जाएँ, आपराधिक प्रवृत्ति के। हाँ। तो आप क्योंकि वहाँ सर अंदर उसी तरह के लोग मिलते हैं। जेल आने के बाद से जेल मैं गया था सर, मैं अभी क्या स्थिति है? 1 हफ्ता जेल था। मेरे माता-पिता बहुत दुखी हुए, उन्होंने कैसे भी मतलब जो करके 20,000 रुपए सर जो है उनको दिए और 5,000 रुपए वकील के लिए, 25,000 रुपए लोन लिया सर। वो वहाँ पे जमा कराए जाके न्यायाधीश महोदय के सामने, तब उन्होंने मेरी जो है सर जमानत अर्जी वो की और मुझे जमानत मिली। तो मैं बाहर आया तो वापस सतहरिया गया सर। सतहरिया में मैंने वहाँ पता किया कि हाँ, यहाँ एक काम करती है, एक कुकर कंपनी, उसमें वो काम करती है। और आस-पास वालों से पता चला कि वहीं वो रहती भी है और लगभग 2.5-3 साल से वहीं रह रही थी। मैं बोला अरे वो घर पे नहीं रहती जहाँ बच्चे हैं? आपकी पत्नी? हाँ, मेरी पत्नी सुशीला जी। वो सतहरिया में काम कर रही थी और वहीं रह रही थी, और बच्चे जो हैं वो ननिहाल में रहते हैं। मगर अरे बच्चे तो उल्टा मेरे पास रहते, वो वहाँ अकेले रह रहे हैं, अनुशासनहीन होते जा रहे हैं। और इतना ही नहीं सर, मुझे वहाँ पता चला कि वो अकेले नहीं रहती हैं, वो एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे, राजा राम यादव जी, उनके साथ वो रहती थी। अच्छा। तो बोले कि इनका जो रूम का मतलब भाड़ा है और बाकी खर्च वगैरह है, वही देखते हैं। वो यहाँ समाजगंज के थे, उनके बारे में पता किया, तो वो जो थे, उनका परिवार में कोई नहीं था, खेती-बाड़ी थी और मुंबई में कुछ घर था जिसका भाड़ा आता था। तो घर वालों से बात किया तो बोलते हैं भैया वो तो हम भी लगभग 2.5-3 साल से परेशान थे, ये हमारी ज़िंदगी में आ गई थी, तो यहाँ घर पे आके रहती थी कभी-कभी, वहाँ उनको बुला के रहती थी। मैं बोला ये तो गलत है, ये मतलब मेरा परिवार तो खराब की है, अभी दूसरे का परिवार भी खराब कर रही है। दरअसल लेकिन ये सब बात कोई मानता नहीं सर, लोग कहते हैं कि आप प्रमाणित। मैं कहा ठीक है, एक बार रंगे हाथ पकड़ता हूँ, वहाँ सतहरिया में लोगों को बोला था। लेकिन सर मेरा दुर्भाग्य इतना अच्छा चल रहा है कि 14 सितंबर के दिन जो अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे, डायबिटीज की वजह से उनका निधन हो गया सर। हाँ। तो उनके घर वालों तो वो मतलब भाई दुखित हुए, परिवार से कोई चला जाता है, लेकिन उनका टेंशन कम हो गया
कि इन्होंने, क्योंकि वो कहते हैं, मैं उनके एक लड़के से बात किया, कहते हैं क्या बताएं भैया, जब से वो आई थी इनकी जिंदगी में हम लोग बाजार में नहीं जाते थे, बाजार वाले कहते थे देखो तुम्हारी चाची आई है, तुम्हारी चाची आई है करके, ये हाल था अभी इनका। क्या मतलब स्थिति है आपकी? इतना इतना मैं सर इतनी जान गया प्रताड़ना कि के इनको बाद किसी मतलब कानूनी व्यवस्था से इनको कोई डर नहीं है, जानती हैं मैं जो कहूंगी रोने लगूंगी तो लोग मेरी बात मान लेंगे। अभी इतनी प्रताड़ना के बाद आपकी क्या स्थिति है? अभी स्थिति ये है सर कि अब क्या बताऊं सर, मैं अभी बोल रहा हूँ, हंस रहा हूँ, ये हो ना, लेकिन मेंटली ना सर इतना हालत खराब हो गई है ना सर। मेरा फेस जो है अभी का देखिए, फेसबुक पे मेरी तब की देखिए जब मैं मैराथन रनिंग करता था, काफी बदलाव आ गया। बस ये है कि दिन रात चल रहा है कि मेरे साथ ये क्या, मुझे अंदर से वो होता है सर, हम बचपन से पढ़े हैं कि हमारा भारत का संविधान ये है, न्याय व्यवस्था ये है, हम उस पर ट्रस्ट करते हैं सर। लेकिन जब हम किसी को कुछ कहते हैं और उसका वो उल्टा करता है, हमारी बात सुनी नहीं जाती है, तो हमें तकलीफ होती है सर। अभी ग्राम ग्राम न्यायालय में पिछली बार गया था, मैंने कहा सर कि ठीक है आपने मुझे तो एक बार जेल भेज दिया और 25,000 रुपए हमें आने ऊपर कर्ज भी हो गए, अब तो हमारी बात सुन ली जाए। और उसके बाद मेरिट अभी भी के मामला ऊपर मतलब, न्यायालय में ही लंबित चल रहा है? जी हाँ सर, तारीख तो पे घरेलू तारीख, हिंसा के तारीख पे लिए तारीख। न्यायाधीश महोदय ने घरेलू हिंसा में क्या कहा कि पिछली बार जेल भेजे थे ना, इस 1000 बार वापस 5,000 दे दो, नहीं तो वापस जेल भेज देंगे। मैं बोला सर ये बात नहीं, कृपया हमारी बात सुनी जाए। हैं। तो बोले कि आप पहले 5,000 दो, उसके बाद ही आपकी बात सुनी जाएगी। तो हम वहां से चले आए क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, ऑलरेडी हम कर्ज में हैं। तो अभी हमें 4 दिन पहले नोटिस आई थी कि ये महीने का आपको इतने 1,000 रुपए जमा करना है और टोटल आपका वैसे 1,00,000 रुपए है, उसमें से इतना आप जमा कर दीजिए, नहीं तो 20 जनवरी तक आपको वापस जेल भेज दिया जाएगा। हम कहे ठीक है सर। मतलब अब 20 जनवरी को आप दोबारा जेल जाने वाले हैं जी सर, अगर पैसे नहीं जमा करेंगे न्यायिक व्यवस्था जी से। अगर पैसे नहीं तो जमा, आपका कहना जी है कि न्यायिक व्यवस्था आपकी नहीं सुन रही है, आपकी पत्नी की प्रताड़ना इतनी ज्यादा थी। जी बिल्कुल। हाँ, आप कोई अतुल सुभाष जैसा कदम अजय, मत उठाइएगा, ठीक है? आप न्यायिक व्यवस्था पे सर भरोसा रखिए, लड़ाई लड़ते देखिए रहिए। मैं शायद ये चीजें कर चुका होता क्योंकि मेरे दिमाग में कई बार ख्याल आया, लेकिन स्पोर्ट्स से जुड़े होने के कारण मानसिक रूप से हम थोड़ा मजबूत होते हैं सर। क्योंकि जब हम मैराथन रनिंग करते हैं ना सर, तो आखिरी के जो 4-5 किलोमीटर होते हैं ना, मेंटली हमें बहुत तकलीफ देते हैं। हम जब 30 किलोमीटर दौड़ चुके होते हैं फुल मैराथन में, तो आखिरी के 12 किलोमीटर में दिमाग बोलता है क्यों अजय, न तो पहला आओगे, क्यों दौड़ रहे हो, जाने दो मेडल। लेकिन ये होता है कि नहीं दौड़ो, उसको कंप्लीट करना है। बस वो दर्द सहने की जो आदत ने आज हमें जिंदा रखा है सर, नहीं तो मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से मैं इतना मतलब वो हो गया हूँ सर, मैं किसी के यहाँ जाता नहीं, पूरा दिन घर पे रहता हूँ सर। गांव में भी कभी गया तो लोग बोलते हैं अरे अजय दिखे नहीं, तुम मुंबई चले गए थे क्या? नहीं जाता मैं, किसके पास जाऊं, क्या बोलूं? लोग वही सवाल करते हैं, अजय क्यों मतलब वाइफ को सता रहे हो, लेके आओ। कैसे लेके आओ? क्या वो लेके आने लायक? मैंने भी तो बहुत कोशिश किया उनको रखने के लिए, मैं हमेशा चाहता था वो मेरे पास रहें, लेकिन अब मैं किस मुंह से उनको लेके आऊं? और अभी भी जो है ऐसे करते सर। अभी कुछ समय की बात है जब वो अभी मैं बातचीत होती है आपकी उनके पत्नी से आपकी? उनके अफेयर के बारे में जब मुझे नहीं पता था, हाँ सर होती है बात। तो मैं हमेशा जब भी कोर्ट में जाता हूँ ना सर, तो उनको कहता हूँ कि सुशीला जी आप ये क्या कर रही हो? हम लोग 4 साल 5 साल से आ रहे हैं कोर्ट में, वकील को हम पैसा देते हैं, हमारा केस ऐसे ही चलते जा रहा है, पैसा उन लोग खा रहे हैं, उनका जो व्यवसाय चल रहा है, हम ऐसे ही तारीख पे तारीख पा रहे हैं। तो बीच बीच में वो फ्रस्ट्रेट होकर बोलती थी हाँ ठीक है जाने दो, केस खत्म करते हैं, तुम अपना देखो मैं अपना देखूं। वो तो मुझे बाद में मालूम पड़ा वो इसलिए बोलती थी क्योंकि वो जो व्यक्ति थे ना, राजा राम जी थे जिसका अफेयर चल रहा था, जिनके साथ रह रही थी, उन्होंने इनके ऊपर शादी का दबाव बनाया था कि हम लोग अब शादी कर लेते हैं। ठीक है, और ये कहती थी कि कुछ जमीनें मेरे नाम कर दो, ऐसी इनकी मतलब मैंने बातें सुनी वहां पे जहाँ रहती है। ठीक है अजय जी, कुछ और बातें आप कहना चाहेंगे? जी सर, बस यही कहना चाहूंगा कि न्याय व्यवस्था कम से कम हिंसा सिर्फ महिलाओं के साथ नहीं होती है। हेलो जी, आपका घरेलू हिंसा नेटवर्क में पुरुष भी पीड़ित है सर, पुरुषों के साथ भी घरेलू हिंसा बहुत हो रही है। और रही बात मेंटेनेंस की, मैं तो कहूँगा देखिए हमारी सरकार इतनी सक्षम है, क्योंकि जब ये केस मैं लड़ रहा हूँ स्टेट बनाम अजय लड़ रहा हूँ, अगर मैं स्टेट के खिलाफ लड़ रहा हूँ तो जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता सर, तब तक सरकार क्यों नहीं उनको मेंटेन करती है? और जब जो दोषी साबित होगा उनसे आप वो पैसे ले लो।
अभी तो मेरा जॉब खुद छूट गया है, मैं खुद परेशान हो गया, आपने मुझे कमजोर कर दिया, अब आप मुझसे पैसे भी लेना चाह रहे हो, कहाँ से दूं मैं? हम्म। ये तो यही है ना कि आदमी को आपने पहले कमजोर कर दिया, हम्म। फिर उससे सामाजिक और फाइनेंशियली वैसे ही कमजोर कर दिया है, हम्म। और आप उससे फिर पैसे मांग रहे हो, कहाँ से दूंगा मैं पैसे? ठीक ठीक है। मतलब एक तरह से मुझे पूरी तरह मजबूर किया जा रहा है कि मैं कुछ और फैसले लूं, मैं क्या करूं? नहीं, किसी भी तरह के आपको फैसले लेने की जरूरत नहीं है, न्यायिक व्यवस्था पे भरोसा रखिए, आपके साथ न्याय। न्याय व्यवस्था है तो न्याय तो ये होता है ना कि अजय, आप निराश्रित हो, आपको हम रोजगार देते हैं, आपकी बीबी का खर्च 8,000 है, चलो हम आपको 15,000 का रोजगार देते हैं, आप अपना भी जीवन पालन कीजिए, उनका भी कीजिए। मुझे कितनी खुशी होती थी मेरे देश की न्याय व्यवस्था पे, हम्म। लेकिन नहीं, उन्होंने ऑलरेडी मुझे कमजोर कर दिया और मुझे पैसे मांग रहे हैं, नहीं आपका वो है, आपको पैसे देना होगा। हम्म। पैसे मैं मना कर रहा, मैं तो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहा था, अपनी वाइफ को अपने घर पे रखा था, उनको मेंटेन ही कर रहा था ना। हम्म। ठीक है अजय यादव जी, आप मुझसे जुड़े, अपनी बातें बताए और सबको बताए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अपना ख्याल रखिएगा। ईश्वर अच्छा ही सर करे। अभी तक तो ख्याल रख ही रहे हैं, उम्मीद है आगे कम से कम, देखिए अदालत की जो है आंखों की पट्टी, कानून की देवी जो है उनकी आंखों की पट्टी हट गई है, अब उनकी आंखें भी खुल जाएं तो हमारे लिए भी एक रोशनी की तरह होगी सर। ठीक है, बस इसी में उम्मीद में लगे हैं। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद जी सर। तो ये हमारे साथ अजय यादव थे। अजय यादव की कहानी एक नहीं है। अजय यादव जैसे लोग पूरे भारत में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भारतीय न्याय व्यवस्था के चक्कर लगा रहे हैं, और इनकी जैसी कहानी है, इसी तरह सबकी अलग अलग कहानियां हैं। सबके पास अपने मुद्दे हैं, सबके पास अपने पत्नी का विश्वास है, और वो हारा हुआ विश्वास है जो कोर्ट में लेकर वो हमेशा दौड़ते रहते हैं। किसी का केस 4 साल चलता है, किसी का केस 5 साल चलता है, तो किसी का केस 10-15 सालों तक चलता है, और इस बीच दोनों लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ हासिल होती है, हरासमेंट। पहले वाले को ज़्यादा, और शायद जिसने हरास का केस डाला है उसे दूसरा। आप इस केस को कैसे देखते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।